प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक बेटा तोता अपनी माँ को सुनाता है। तोता कहता है कि हे माँ, यह सुभाष और मंजू नाम के एक साधारण और ईमानदार जोड़े की सच्ची कहानी है, जो अपने पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहे। वे अपनी मेहनत भरी जिंदगी के बाद अपने इकलौते बेटे विक्रांत और बहू सुनीता के सहारे अपने बुढ़ापे को चैन और सुकून से बिताने के सपने देख रहे थे। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। एक दिन सुनीता, जो स्वभाव से बहुत तेज तर्रार और स्वार्थी थी, गुस्से से अपने पति विक्रांत पर चिल्लाते हुए बोली, विक्रांत, मैं अब तुम्हारे माँ बाप के साथ और ज्यादा समय नहीं बिता सकती। मुझे इन्हें झेलते झेलते 5 साल हो चुके हैं। या तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। विक्रांत, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, अरे प्रिय, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत किया करो। सच कहूं तो मैं खुद भी मां बाबूजी से परेशान हूं। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से वृद्धाश्रम जाने के लिए मानने वाले नहीं हैं। इनके लिए कुछ न कुछ तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी। यह सुनकर सुनीता ने गुस्से में कहा, तरकीब लगाओ या कोई भी चाल चलो, लेकिन मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। विक्रांत ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, ठीक है, तुम बस गुस्सा शांत करो। मैं जल्दी ही कुछ उपाय करता हूं। प्रिय दर्शकों, इसी दौरान सुभाष ने अपने कमरे से आवाज लगाई, विक्रांत बेटा, इधर आना। यह सुनते ही विक्रांत को गुस्सा आ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, देखो, यही है इनका रोज का ड्रामा। पत्नी से 2 बातें करने का मौका भी नहीं देते। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इनका जल्दी से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। गुस्से से भरा हुआ विक्रांत अपने पिता के कमरे में पहुंचा और कर्कश स्वर में बोला, अब क्या समस्या है? हर वक्त मुझे आवाज देते रहते हो, कोई पल चैन से नहीं बिताने देते। यह सुनकर मंजू, जो स्वभाव से शांत और सौम्य थीं, बीच में बोल पड़ी, बेटा, यह क्या तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? क्या ऐसे कोई अपने माता पिता से बात करता है? इस पर विक्रांत ने खींचते हुए कहा, मां, और क्या करूं? आप दोनों का तो यही रोज का काम है, हर समय मुझे परेशान करना। सुभाष ने थोड़े संयमित और नरम स्वर में जवाब दिया, बेटा, आज तेरी छुट्टी है। सोच रहा था कि हमें डॉक्टर के पास ले चलता। तेरी मां की आंखों में कुछ तकलीफ हो रही है, उसे दिखा देंगे। साथ ही मेरा भी चेकअप हो जाएगा। यह सुनते ही विक्रांत और ज्यादा गुस्से से आगबूला हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, आप दोनों ने क्या समझ रखा है? मुझे मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें भी आप लोग अपनी परेशानियां लेकर आ जाते हो। और फिर पैसे कौन दे रहा है? क्या मेरे दादाजी आकर खर्चा देंगे? मेरे पास न इतना समय है और न ही इतने पैसे। मंजू ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुझे समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खुद ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे और हमें तेरे पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह सुनने के बाद विक्रांत बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। सुभाष और मंजू ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से अपनी जरूरतें खुद पूरी करने का फैसला कर लिया। सुभाष ने अपनी पत्नी से कहा, तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास खुद ही चलेंगे। फिर दोनों अपने दर्द को मन में दबाए घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़े। उनके इस आत्मनिर्भर स्वभाव ने यह साबित कर दिया कि वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन उनके बेटे और बहू के इस बेरुखे और कठोर व्यवहार ने उनके दिल को गहरी चोट पहुंचाई थी। मंजू और सुभाष डॉक्टर के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उन्होंने डॉक्टर से अपनी जांच करवाई और जब वे घर वापस लौटने लगे तो रास्ते भर सोचते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनके अपने बेटे विक्रांत और बहू सुनीता ने उनके खिलाफ एक भयावह षड्यंत्र रच रखा है। डॉक्टर ने उन्हें 3 दिन बाद फिर से अपनी जांच के लिए बुलाया था। इस दौरान विक्रांत और सुनीता ने एक निर्दयी योजना को अंतिम रूप देने की ठान ली। माता पिता के डॉक्टर से लौटने के तुरंत बाद सुनीता ने अपने पति विक्रांत से झुंझलाते हुए कहा, यह लोग हमें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा।
विक्रांत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यह बात समझ में आ रही है। हमें जल्द ही कोई उपाय करना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे सोचने दो। और हाँ, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना लाओ। सुनीता गुस्से में किचन की ओर चली गई और विक्रांत ने शांत होकर अपने दिमाग में षड्यंत्र रचने की योजना बनानी शुरू कर दी। जब सुनीता कॉफी लेकर आई तो उसने विक्रांत से पूछा, अब बताओ, तुमने क्या सोचा है? अब क्या करना चाहिए? इस पर सुनीता ने खुद ही सुझाव दिया, मेरा तो मानना है कि सबसे आसान तरीका यह है कि दोनों को जहर की गोलियां देकर खत्म कर दो। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही विक्रांत चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, नहीं यार, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो हमें पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। और फिर वे मेरे माता पिता हैं, उन्हें मारने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। सुनीता ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर खुद ही कोई उपाय सोचो। मुझे तो सिर्फ इनसे छुटकारा चाहिए। उसी रात सुभाष और मंजू अपनी दवाइयों और डॉक्टर की सलाह को लेकर बातचीत कर रहे थे। उनकी बातें विक्रांत ने चुपके से सुन ली। वह तुरंत सुनीता के पास गया और बोला, सुनीता, हमें जिस मौके का इंतजार था वह मिल गया है। मुझे इनसे छुटकारा पाने का तरीका मिल चुका है। यह सुनते ही सुनीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? मुझे भी बताओ। विक्रांत ने सुनीता के कान में अपनी योजना बताई। सुनीता उसकी योजना सुनकर खुश हो गई और बोली, वाह, अब तो मां बाबूजी को पूरी तरह काबू में कर लो और ऊपर से तुम आदर्श बेटा भी बन जाओगे। यह सही रहेगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया और अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। अगले दिन सुनीता ने अपने सास ससुर के प्रति एक अलग ही व्यवहार दिखाया। वह रसोई में गई, खुद दूध गर्म किया और एक गिलास लेकर सुभाष और मंजू के पास पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आपके लिए गर्म गर्म दूध लाई हूं, इसे पी लिए। यह सुनकर दोनों दंग रह गए। मंजू ने हैरानी से पूछा, बहू, तुम और यह सब आज क्या हो गया? प्रिय दर्शकों, सुनीता मुस्कुराते हुए मंजू से बोली, मां, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? यह दूध मैंने आपके लिए अपने प्यार से गर्म किया है, कृपया इसे पी लीजिए। मंजू और सुभाष, जो इस व्यवहार से हैरान और थोड़ा प्रसन्न थे, दूध का गिलास लेकर धीरे धीरे पीने लगे। सुनीता के इस बदले हुए स्वभाव ने उन्हें अचंभित कर दिया। दूध पीने के कुछ ही देर बाद सुनीता ने मंजू के पास जाकर उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। मंजू तो बिल्कुल स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी बहू ऐसा भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत भी कमरे में आया और अपने पिता सुभाष के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। यह सब सुभाष और मंजू के लिए अप्रत्याशित और अकल्पनीय था। दोनों पति पत्नी सुनीता और विक्रांत कुछ समय तक इस सेवा का नाटक करते रहे और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में पहुंचते ही सुनीता ने विक्रांत से चिढ़ते हुए कहा, अब तो यह नाटक मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से इस काम को खत्म करो। विक्रांत ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, प्रिय, धैर्य रखो, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। ये दोनों अब अपनी आखिरी यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा और इंतजार करो। दोनों ने एक दूसरे को दिलासा दिया और सोने चले गए। उधर सुभाष और मंजू अपने बेटे भू के इस बदले हुए व्यवहार से खुश थे। उन्हें यह लगने लगा कि शायद उनके बच्चों को अब समझ आ गई है कि माता पिता का महत्व क्या होता है। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि यह बदला हुआ व्यवहार उनके खिलाफ एक गंभीर साजिश का हिस्सा था। अगले दिन जब विक्रांत ऑफिस से घर लौटा तो उसके हाथ में एक नई साड़ी और एक नई धोती थी। वह सीधे अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, यह आपके लिए नई धोती लाया हूं और मां, यह आपके लिए नई साड़ी। मुझे यकीन है कि यह आपको बहुत पसंद आएगी। सुभाष और मंजू इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। मंजू ने साड़ी को हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्यार देखकर मन बहुत खुश हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश और सफल रखे। सुभाष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, विक्रांत, हमें तो इन चीजों की अब जरूरत नहीं थी, लेकिन यह देखकर खुशी हो रही है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए अब भी जगह है।
विक्रांत ने उनके साथ कुछ समय बिताया और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में लौट आया। कमरे में पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और सोफे पर बैठते हुए सुनीता से कहा, प्रिय, ये बूढ़े जाते जाते भी खर्चा करवा रहे हैं। सुनीता ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, अपने काम को अंजाम देने के लिए थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जल्दी से मिशन पूरा करो। यह ढोंग ज्यादा दिनों तक मुझसे नहीं सहा जाएगा। उस शाम सुनीता ने सोचा कि सुभाष को गुड़ की खीर बहुत पसंद है। उसने खुद रसोई में जाकर गुड़ की खीर बनाई और उसे एक प्याले में डालकर सीधे सुभाष और मंजू के कमरे में पहुंच गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बाबूजी, मैंने आपके लिए खास तौर पर खीर बनाई है। मुझे पता था कि आपको इसका बहुत मन कर रहा होगा। प्रिय दर्शकों, मंजू ने सुनीता की बात सुनकर हैरानी और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बहू, तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबूजी का खीर खाने का मन हो रहा है? सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे माँ, जैसे आप बिना कुछ कहे अपने बच्चों की हर इच्छा और जरूरत को समझ लेती हैं, वैसे ही बच्चों को भी अपने माता पिता के मन की बातें समझ में आ जाती हैं। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ और मैंने तुरंत खीर बना दी। सुनीता की इस बात को सुनकर सुभाष और मंजू बेहद भावुक हो गए। सुभाष ने खीर का पहला कौर खाते हुए कहा, लगता है भगवान ने हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे दी है। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष के भाव थे। विक्रांत सुभाष और मंजू का इकलौता बेटा था। सुभाष ने अपनी सीमित आय वाली एक प्राइवेट नौकरी के सहारे घर का खर्चा चलाया और अपने बेटे की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। मंजू, जो स्वभाव से अत्यंत समझदार और सहनशील थीं, ने अपने पति के साथ मिलकर बहुत सोच समझकर खर्च किया। उनकी सूझबूझ से उन्होंने एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहां अपना छोटा लेकिन सुकून भरा घर बनाया। जब विक्रांत छोटा था, सुभाष की आय बेहद सीमित थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे की पढ़ाई और जरूरतों में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया ताकि वह एक सफल इंसान बन सके। उनकी मेहनत और त्याग रंग लाए और आखिरकार विक्रांत को बिजली विभाग में एक सरकारी नौकरी मिल गई। जब विक्रांत के विवाह की बात चली तो रिश्तेदारों ने सुनीता का प्रस्ताव रखा। सुनीता देखने में मासूम और सरल स्वभाव की प्रतीत होती थी। उसकी यही छवि विक्रांत और उसके माता पिता को भा गई और शादी तय हो गई। लेकिन यह मासूमियत महज दिखावा थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही सुनीता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुनीता छोटी छोटी बातों पर सुभाष और मंजू को ताने मारती। अगर वे कुछ कह देते तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती। सुभाष, जो स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे, कभी कभी सुनीता की बातों पर नाराज हो जाते, लेकिन मंजू हमेशा अपने शांत स्वभाव से माहौल को संभाल लेती। वह अपने पति को समझाती, छोड़िए जी, बहू है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, आप भी गुस्सा मत किया करो। शादी से पहले विक्रांत अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। वह उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता और उनकी बातों का सम्मान करता। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सुनीता की मीठी मीठी बातों और झूठे प्यार ने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। अब विक्रांत अपने माता पिता की बजाय सुनीता की हर बात को मानने लगा। धीरे धीरे विक्रांत ने अपने माता पिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह हर छोटी बात पर उन्हें डांटने और उनकी बातों को अनसुना करने लगा। यहां तक कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करने से भी नहीं चूकता। सुनीता और विक्रांत का यह बदला हुआ व्यवहार किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू किया जिसका मकसद सुभाष और मंजू से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। विक्रांत का यह रूप सुभाष और मंजू के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को अपने खून पसीने से पाला और बड़ा किया था, लेकिन अब वही बेटा उनके साथ ऐसा बेरुखा और कठोर व्यवहार कर रहा था। यह सब देखकर भी वे खामोश थे और सहन कर रहे थे। उनके मन में बार बार यह सवाल उठता था कि आखिर उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार और मेहनत से बड़ा किया, उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिय दर्शकों, विक्रांत, जो अपने सरकारी पद और अधिकार का बार बार गलत इस्तेमाल करने में माहिर हो चुका था, अब अपने माता पिता से छुटकारा पाने की अपनी खतरनाक योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। बिजली विभाग में कार्यरत विक्रांत ने रिश्वतखोरी को अपनी आमदनी बढ़ाने का साधन बना लिया था।
वह लोगों के घरों में उपकरण देखकर बहाने बनाता, उन्हें डराता और तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर भारी जुर्माना वसूल करता। सुभाष, जो हमेशा ईमानदारी का महत्व समझते थे, उसे बार बार समझाते, बेटा, रिश्वत लेना पाप है। चाहे कम में गुजारा करना पड़े, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। लेकिन विक्रांत को अपने पिता की यह सीख हमेशा बुरी लगती थी। वह तुनकते हुए जवाब देता, आप मेरी खुशियों से जलते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा और आरामदायक जीवन जी सकूं। हर बार मेरे काम में टांग अड़ाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर सुभाष का खून खौल उठता। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर विक्रांत को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना ने विक्रांत को भीतर तक झकझोर दिया और उसने इसे अपने दिल में गहरा बैठा लिया। तभी से उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपने माता पिता से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाएगा। 3 दिन बाद विक्रांत ने अपनी योजना को अंजाम देने की शुरुआत की। उस रात वह अपने माता पिता के कमरे में गया और झूठी नम्रता से बोला, बाबूजी, उस दिन ऑफिस के तनाव के कारण मैंने आपसे गलत बात कह दी थी। मुझे माफ कर दीजिए। सुभाष, जो एक पिता थे और अपने बेटे की हर गलती को माफ करने का बड़ा दिल रखते थे, बोले, कोई बात नहीं बेटा, हर किसी से गलती हो सकती है। विक्रांत ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, बाबूजी, आपको और मां को डॉक्टर के पास फिर से कब जाना है? मंजू ने जवाब दिया, बेटा, डॉक्टर ने हमें कल बुलाया है। विक्रांत ने मंजू का हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा, मां, कल मैं खुद आपको और बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको भगवान के दर्शन करवाना चाहता हूं। पास में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, मेरे दोस्त ने बताया था। पहले वहां दर्शन करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर सुभाष और मंजू बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे को अब समझ आ गई है और वह सचमुच सुधर गया है। अगले दिन सुबह विक्रांत ने अपनी पत्नी सुनीता और माता पिता को गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से चेकअप करवाने और दवाइयां दिलवाने के बाद विक्रांत ने गाड़ी को एक सुनसान हाईवे की ओर मोड़ दिया। सुभाष और मंजू को यह रास्ता अजीब लगा। मंजू ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, यह मंदिर कितनी दूर है? सुनीता ने नाटक करते हुए मासूमियत से कहा, जी, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं मंदिर कब तक पहुंचेंगे, विक्रांत ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, शायद गलती से हम हाईवे पर आ गए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं सही रास्ता ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद गाड़ी से अचानक अजीब आवाजें आने लगीं और गाड़ी रुक गई। विक्रांत ने परेशान होने का नाटक करते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर बोनेट खोला और उसमें कुछ देखने लगा। फिर उसने गुस्से में बोनेट को जोर से पटकते हुए कहा, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप लोग यहीं रुको, मैं पास में कोई मैकेनिक ढूंढकर लाता हूं। प्रिय दर्शकों, सुभाष और मंजू, जो इस पूरे माहौल से अनजान थे, चुपचाप वहीं बैठ गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा और बहू उनके साथ कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। मंजू ने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटा, यह रास्ता तो बहुत खतरनाक और सुनसान लग रहा है। चारों तरफ घना जंगल है और कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। तुम आराम से जाना और जल्दी वापस आना। विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मां, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इसके बाद विक्रांत और सुनीता गाड़ी को धक्का देने का नाटक करते हुए धीरे धीरे वहां से दूर चले गए। सुभाष और मंजू, जो इस धोखे से पूरी तरह अनजान थे, सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करने लगे। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। चारों ओर घना सन्नाटा और जंगल से आती अजीबोगरीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। सुभाष और मंजू को भूख और प्यास से परेशानी होने लगी। मंजू ने कांपते हुए कहा, लगता है बेटा रास्ता भटक गया है। सुभाष ने मंजू को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, वह जल्दी ही लौट आएगा। लेकिन उनके मन में भी बेचैनी थी और वह खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। भूख और प्यास ने दोनों की हालत खराब कर दी थी। इसी बीच एक पुलिस जीप उस सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। जीप में बैठे वीरेश शर्मा, जो कि एक ईमानदार और दयालु सीनियर पुलिस अधिकारी थे,
ने सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा। उन्हें देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत जीप रोक दी और उनके पास जाकर पूछा, चाचा जी, आप लोग इतनी रात को इस सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? मंजू ने साहस जुटाकर पूरी घटना दुबे जी को बताई। यह सुनकर दुबे जी को गहरा धक्का लगा। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ऐसी निर्दयी संतान के भरोसे रहना अब बिल्कुल सही नहीं। आप लोग मेरे साथ चलिए। मैं अकेला रहता हूं और मेरे घर पर आप सुरक्षित रहेंगे। दुबे जी ने सुभाष और मंजू को अपनी जीप में बैठाया और अपने घर ले आए। वहां उन्होंने उन्हें भोजन कराया और आराम करने को कहा। उन्होंने दंपति को आश्वासन दिया, चाचा जी, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब तक आप चाहें मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। मैं आपका ध्यान रखूंगा। ऐसी संतान का भरोसा करना बेकार है। सुभाष और मंजू का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार और त्याग से पाला था, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। सुभाष ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी हर जरूरत पूरी की। उसकी मां तो हल्की सी सर्दी में भी रात रात भर जाकर उसकी देखभाल करती थी। लेकिन आज उसने हमें इस हालत में छोड़ दिया। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? दुबे जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं आपके लिए न्याय जरूर करूंगा। ऐसी संतान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। प्रिय दर्शकों, दूसरी ओर विक्रांत और सुनीता अपने घर में बैठकर खुशी मना रहे थे। वे सोच रहे थे, अब तो उन दोनों से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। अब चैन से रह पाएंगे। या तो वे भूख और प्यास से मर जाएंगे या फिर जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। उनके चेहरों पर एक घिनौनी मुस्कान थी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। प्रिय दर्शकों, विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। किसी का कोई बंधन नहीं रहा। लेकिन विक्रांत और सुनीता यह नहीं जानते थे कि उनकी क्रूरता का परिणाम बहुत जल्द उनके सामने आने वाला है। दूसरी ओर वीरेश शर्मा ने सुभाष और मंजू के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने यह तय कर लिया था कि विक्रांत और सुनीता जैसे लोगों को सबक सिखाना और उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलाना बेहद जरूरी है। दुबे जी ने सुभाष और मंजू से बातचीत की और समझाया, चाचा जी, मैं विक्रांत और सुनीता को कानून के जरिए सजा दिला सकता हूं, लेकिन वे आपके बेटे और बहू हैं, इसलिए यह फैसला आपका होगा। बताइए, आप उनसे क्या चाहते हैं? मंजू, जिनका दिल अब भी मां की ममता से भरा था, भारी मन से बोली, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। वह घर हमारा सपना था, जिसे हमने अपने खून पसीने से बनाया था। उन्होंने हमें उस घर से निकाल दिया, जबकि उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो उचित समझो वही करो। सुभाष ने मंजू की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ बेटा, हमें बस हमारा घर और सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। बाकी जो भी सजा तुम ठीक समझो वह दो। दुबे जी ने सुभाष और मंजू से विक्रांत और सुनीता के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी ली। उन्होंने अपनी घर की नौकरानी को हिदायत दी कि वह सुभाष और मंजू का अच्छे से ख्याल रखे। इसके बाद दुबे जी ने शिकायत दर्ज कराने और आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम बढ़ाए। कुछ ही दिनों में दुबे जी ने विक्रांत और सुनीता के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवा लिया और उसे उनके घर पर भिजवा दिया। इस बीच विक्रांत और सुनीता अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे। पड़ोसियों ने कई बार उनसे पूछा था, भाई, मंजू और सुभाष जी कहां गए हैं? काफी समय से उन्हें देखा नहीं। विक्रांत ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया, वे चारधाम की यात्रा पर गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। रविवार का दिन था। विक्रांत और सुनीता ने अपने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी थी। तेज संगीत चल रहा था। दोनों अपने दोस्तों के साथ नाच गा रहे थे। टेबल पर तरह तरह के पकवान सजाए गए थे। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक व्यक्ति ने उन्हें कानूनी नोटिस थमा दिया। विक्रांत ने नोटिस पढ़ा
और उनकी खुशी पल भर में गायब हो गई। नोटिस में लिखा था, यह घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है। इसे 3 दिन के भीतर खाली करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पढ़ते ही विक्रांत और सुनीता के हाथ पैर फूल गए। उनकी घबराहट साफ झलक रही थी। वे तुरंत वकीलों के पास भागे, लेकिन सभी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। दुबे जी ने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि कोई भी कानूनी रास्ता उनके लिए खुला न रहे। प्रिय दर्शकों, विक्रांत और सुनीता, जो कुछ देर पहले तक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, अब भय और असहायता के सागर में डूब चुके थे। उन्हें अपनी चालबाजी और निर्दयता की कीमत चुकानी पड़ रही थी। और यह तो बस शुरुआत थी। प्रिय दर्शकों, घर खाली करने की अंतिम तारीख जैसे जैसे नजदीक आई, वीरेश शर्मा ने खुद विक्रांत और सुनीता के घर जाकर उन्हें सख्त चेतावनी दी। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, आपके पास अब केवल 3 दिन बचे हैं। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो पुलिस कार्रवाई होगी और आपके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, विक्रांत और सुनीता ने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह इस समस्या से बच सकें, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं। अंततः उन्हें मजबूरी में घर खाली करना पड़ा और एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। वीरेश शर्मा की कड़ी कार्रवाई ने सुनिश्चित किया कि सुभाष और मंजू को उनका घर और सम्मान वापस मिल जाए। सुभाष और मंजू ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनका सपना, जो उनके खून पसीने की कमाई से बना था, आखिरकार उन्हें वापस मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत और सुनीता के लिए यह जीवन संघर्षों का एक नया अध्याय था। किराए के छोटे मकान में कदम रखते ही सुनीता ने गुस्से से भरे स्वर में विक्रांत को कोसना शुरू कर दिया। सुनीता ने झुंझलाते हुए कहा, यह साधारण सा घर मेरे बस का नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एसी के मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर तुम्हें यहां रहना है तो अकेले रहो, मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। विक्रांत, जो पहले से ही मानसिक दबाव में था, गुस्से को काबू करते हुए बोला, तुम ऐसा बोल रही हो जैसे मैं यहां खुशी से रह रहा हूं। थोड़ी समझदारी दिखाओ। मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। कुछ अच्छे वकीलों से बात करता हूं। लेकिन याद रखना, यह नोटिस सरकार की तरफ से मिला है। इसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। सुनीता ने धमकी भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय है। अगर कुछ नहीं किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी जैसे चलानी है वैसे चलाना। प्रिय दर्शकों, विक्रांत पहले से ही मानसिक तनाव में था, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन जब वह ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तो उसे बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से एक निलंबन पत्र मिला। पत्र में लिखा था, रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के गंभीर आरोपों के तहत आपको और आपके 2 सहयोगियों को 1 साल के लिए निलंबित किया जाता है। साथ ही आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह पत्र पढ़ते ही विक्रांत के होश उड़ गए। वह कांपते हुए घर लौटा और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। सुनीता ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? विक्रांत ने टूटे हुए स्वर में कहा, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ऊपर से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब क्या करेंगे? सुनीता ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, यही सबक तुम्हारे बाबूजी तुम्हें पहले सिखा रहे थे कि रिश्वत मत लो। लेकिन तुमने उनकी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। विक्रांत गुस्से से भरकर बोला, यह तुम कह रही हो? तुम्हारे खर्चों की वजह से ही मुझे रिश्वत लेने पर मजबूर होना पड़ा। तुम ही तो मुझे उकसाती थी कि कहां छापा मारना है और किससे पैसे वसूलने हैं। अब मुझे ज्ञान मत दो। दोनों के बीच बहस तेज हो गई। एक दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। रिश्वत से कमाई गई सारी बचत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच मकान मालिक ने भी किराया बढ़ाने की चेतावनी दे दी, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। प्रिय दर्शकों, विक्रांत ने मकान मालिक से विनती करते हुए कहा, मैं इतना अधिक किराया नहीं चुका सकता, कृपया थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, या तो ज्यादा किराया दो या मकान खाली कर दो। अब विक्रांत और सुनीता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
मजबूरी में उन्हें मकान खाली करना पड़ा और बेघर होकर फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्रांत, जो कभी अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके पड़ोसियों को परेशान करता था और उनसे रिश्वत वसूलता था, अब उन्हीं पड़ोसियों से मदद मांगने पर भी सहारा नहीं मिला। उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अब विक्रांत और सुनीता अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगत रहे थे। वे दोनों भूखे प्यासे फुटपाथ पर अपने साथ लाए थोड़े से सामान पर बैठे थे। चिलचिलाती धूप में उनका शरीर थकावट और भूख से कमजोर हो चुका था। वे बार बार अपने जानने वालों को फोन कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। विक्रांत ने भारी मन से सुनीता से कहा, हमने जो किया वही अब हमारे साथ हो रहा है। हमने अपने बूढ़े मां बाबूजी को मुसीबत में छोड़ दिया और आज किस्मत ने हमें उसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें सारी गलती मेरी है। विक्रांत की आवाज गले में अटक गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। सुनीता भी रोते हुए बोली, हाँ विक्रांत, हमारी इस दुर्दशा के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अत्याचारों का ऐसा भयानक नतीजा होगा। हम मां बाबूजी को भगवान मानते हैं और मैंने ही उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। प्रिय दर्शकों, दोनों रोते रोते बिलखने लगे। उसी समय दूर चाय की चुस्की लेते हुए वीरेश शर्मा यह सब देख रहे थे। वे उनकी ओर बढ़े। विक्रांत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शर्मिंदगी से कहा, सर, आप वही अफसर हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे। दुबे जी ने गहरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, हाँ मैं वही हूं। लेकिन तुम दोनों इस हालत में क्यों बैठे हो? तुम्हारा घर तो काफी समय पहले खाली हो गया था। तब से अब तक क्या ऐसे ही भटक रहे हो? विक्रांत और सुनीता ने शर्म से सिर झुका लिया। दुबे जी ने कहा, चलो उठो, मेरे साथ जीप में बैठो। तुम्हारा सामान यही रहने दो, मैं इसे गाड़ी में मंगवा लूंगा। दोनों ने धन्यवाद कहा और चुपचाप जीप में बैठ गए। जब दुबे जी की जीप सुभाष और मंजू के घर के सामने रुकी तो विक्रांत और सुनीता को समझने में देर नहीं लगी कि वे अपने घर लौट आए हैं। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सुभाष और मंजू शांति से बैठे हुए थे। विक्रांत और सुनीता को देखकर सुभाष और मंजू के चेहरे पर आश्चर्य और दर्द के भाव उभरे। विक्रांत और सुनीता दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। मां, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वह अक्षम्य है। हमारे किए गए पापों के लिए आप चाहे जितनी सजा दें, हम तैयार हैं। सुभाष, जो अपने बेटे के व्यवहार से अब तक आहत थे, गुस्से में आकर एक जोरदार तमाचा विक्रांत के गाल पर जड़ दिया। विक्रांत ने अपना दूसरा गाल आगे करते हुए कहा, बाबूजी, यह कम है। आप चाहे जितने थप्पड़ मारें। हमारे पाप इतने बड़े हैं कि इनकी सजा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यह सब देखकर मंजू की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सुभाष को शांत करते हुए कहा, जो हुआ उसे भगवान ने भी देखा है। उन्होंने इन्हें उनके कर्मों की सजा दी है। अब इन्हें माफ कर दो। प्रिय दर्शकों, यह दृश्य न केवल एक परिवार की टूटन और पुनः मिलन की कहानी थी, बल्कि यह भी प्रमाण था कि कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। आखिरकार माफी और सुधार की राह ही एकमात्र समाधान है। अब दुबे जी ने अपनी बात जारी रखते हुए सुभाष से कहा, चाचा जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका है। सुभाष ने गहरी सांस लेते हुए अपने दिल की बात कही, ठीक है, अगर भगवान ने इन्हें माफ कर दिया है तो हम भी इन्हें माफ कर देते हैं। फिर सुभाष ने विक्रांत और सुनीता को अपने गले से लगा लिया और प्यार से कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान की उम्मीद करते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से घर बनाने और तुम्हारे भविष्य को संवारने में लगा दी। लेकिन जब बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनने की बजाय उन्हें अकेला और बेसहारा छोड़ देते हैं, तो सोचो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर विक्रांत पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। पश्चाताप और खेद के बाद विक्रांत और सुनीता ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी गलती को सुधारने और अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी न छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया।
अब वे हर कदम पर सुभाष और मंजू का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुनीता गर्भवती हो गई और पूरे परिवार में एक आनंद का माहौल बन गया। कुछ समय बाद एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। सुभाष और मंजू ने अपने पोते को देखकर भगवान का धन्यवाद किया। वे अपने पोते को देखकर अपनी सारी पीड़ा और दुख भूल गए और फिर से अपने परिवार के साथ एक खुशहाल और शांति से भरी जिंदगी जीने लगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। उनका सम्मान और उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है, उसे अंत में अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ कभी कोई अन्याय न हो और उनके साथ सही व्यवहार हो। पहला सबक यह है कि माता पिता को अपनी जीवन की बचत और संपत्ति का प्रबंधन समझदारी से करना चाहिए। पूरी संपत्ति और घर को बच्चों के नाम करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी अपनी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दूसरा, अपनी संपत्ति और घर का हस्तांतरण केवल तब करें जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हों कि आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। वसीयत तैयार करें और कानूनी दस्तावेजों का सहारा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। माता पिता की सेवा और सम्मान और अपने जीवन की व्यवस्था को सही दिशा में रखने से वे न केवल अपनी सुख शांति सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सबक यह है कि भले ही आपके बच्चे आपके खुद के हों, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और व्यवहार पर पूरी तरह से निर्भर होना समझदारी का काम नहीं है। हमें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर बार अपने बच्चों पर निर्भर रहा जाए, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा और सम्मान बना सके। चौथा सबक यह है कि बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना चाहिए कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना उनका नैतिक कर्तव्य है। बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा देने से ही वे बड़े होकर आपके साथ स्नेह, आदर और सम्मान का व्यवहार करेंगे। यदि कोई बेटा या बहू आपके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, तो इसे शुरुआत से ही मजबूती से रोकें और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। इस तरह की स्थिति में सामाजिक और कानूनी मदद लेने में संकोच न करें। अपनी समस्याओं को दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ साझा करने से आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और समस्या का समाधान खोजने में आसानी होगी। माता पिता का सम्मान करना हर बच्चे का प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन माता पिता को भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी स्थिति में असहाय या लाचार न महसूस करें और उन्हें अपनी गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार हो। अब हम यह समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ बेटे और बहुएं अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पहला कारण यह है कि जब माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराते, तो बच्चे बड़े होकर स्वार्थी और लापरवाह बन जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि माता पिता ने उनकी भलाई के लिए कितनी मेहनत की है और वे उसी तरह की भावना उनसे नहीं जुड़ पाते। दूसरा कारण यह है कि आज का समाज भौतिक सुख सुविधाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। बच्चे और बहुएं अपनी निजी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता की देखभाल को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह समझने लगते हैं, बजाय इसके कि इसे एक सम्मान और कर्तव्य समझा जाए। तीसरा कारण यह है कि कई बार बेटे अपनी पत्नियों के प्रभाव में आ जाते हैं, खासकर अगर उनकी बहू स्वार्थी या असंवेदनशील होती है। इस स्थिति में बेटे अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और अपनी पत्नी की इच्छाओं को ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। चौथा कारण यह है कि अगर माता पिता हर छोटी बड़ी बात के लिए बेटे पर निर्भर रहते हैं, तो बेटा इसे बोझ समझने लगता है। वह यह महसूस करता है कि लगातार यह जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाली जा रही है, जिससे उसे तनाव होता है और वह इससे बचने की कोशिश करता है। पांचवा कारण यह है कि अगर बेटे को लगता है कि माता पिता की संपत्ति जल्द से जल्द उनके नाम होनी चाहिए, तो यह लालच उसे माता पिता के प्रति क्रूर बना सकता है। संपत्ति के लालच में बेटे अपने माता पिता को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने लगते हैं और उनका ध्यान केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति पर होता है।
इन सभी कारणों से यह समझना बेहद जरूरी है कि एक मजबूत और संतुलित परिवार का निर्माण करने के लिए माता पिता और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी होती है। माता पिता को बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को समझते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।